हमरा बिहार में, सब यही कह रहे थे। और देखिए हम पहुंच गए बिहार में, कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा के ठीक सामने बिहार विधानसभा से आज की कचहरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज की कचहरी खास है क्योंकि आज बात करेंगे पटना और बिहार की बारिश की। देखिए एक तरफ बिहार में झमाझम बारिश हो रही है, इस वक्त मौसम जो है वो खूब बरस रहा है, सड़कें जो हैं वो भीग गई हैं, लेकिन आज पूरे दिन भी बारिश हुई। ये अलग बात है कि चुनाव के मौसम में वो जो बारिश थी वो बयानों की बारिश थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एक तरफ राहुल गांधी, दोनों दो रैलियां कर रहे थे और एक दूसरे पर जमकर बयानबाजियों का दौर चला। क्या कहा, किसने कहा, कैसे आज सियासी पारा जो है वो गरमाया। हालांकि शाम होते होते मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन इसके साथ ही आज दूसरी खबर जो है कचहरी में, उसमें पेशी बात करेंगे एम फैक्टर की, क्योंकि बिहार में ओवैसी और योगी इन दोनों ने अपने बयानों से माहौल गरमा दिया है। भाईजान जो है वो एम फैक्टर पर नजर गड़ाए हैं, तो योगी अपने बयानों से भी माहौल जो है वो लगातार बनाए हुए हैं। एम फैक्टर का बिहार चुनावों पर क्या असर होगा, किसके पाले में कौन कितना जाएगा, वो समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिहार चुनाव में मुसलमानों के दिल में क्या है। इसके साथ ही आज बात करेंगे हम अफगानिस्तान को लेकर भी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी जो जंग है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि या तो अफगानिस्तान सुधर जाए और नहीं तो गुफाओं में भेज देंगे, और अफगानिस्तान कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुमसे निपट लेंगे। दोहा समझौते में जो बातें हुई वो अमल क्यों नहीं हो पाई, ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही कचहरी में आज पेशी होगी रूस के परमाणु शक्ति परीक्षण को लेकर, क्योंकि रूस एक के बाद एक परमाणु शक्ति परीक्षण कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है और इसका क्या असर होगा, कैसे अमेरिका को भी अब धीरे धीरे टेंशन होने लगी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज दिन भर देश में क्या बड़ी घटनाएं हुई, 10 बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक कचहरी में देख लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोदी का कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला, कहा इनके नेता ने छठ को ड्रामा बताया। छठ के अपमान को नहीं भूलेगा बिहार। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन से इनकी पहचान। लखीसराय में अमित शाह ने भी साधा निशाना। बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान का मामला, राहुल गांधी को कुछ समय के लिए चुनाव प्रचार से रोकने की मांग। बिहार के मोकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक की गोली मारकर हत्या। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा आरोप। मोकामा के चुनावी माहौल में भारी तनाव। खराब मौसम के चलते खेत में बृजभूषण ने हेलीकॉप्टर की कराई लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से बृजभूषण सुरक्षित। जनसभा को संबोधित करके हेलीकॉप्टर से दिनारा के लिए निकले थे बृजभूषण। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों के बीच धक्का मुक्की। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विधानसभा में बीजेपी के विधायकों का हंगामा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी जल्द आ सकती है गुड न्यूज। विदेश मंत्रालय ने कहा लगातार जारी बातचीत। उधर चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने 6 महीनों के लिए प्रतिबंधों में दी छूट। मुंबई के पवई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी के एनकाउंटर। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में घायल रोहित आर्या ने अस्पताल में तोड़ा दम। गिराई जाएगी शिमला की संजौली मस्जिद की 5 मंजिलें। जिला अदालत से मुस्लिम पक्ष को झटका। वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। 24 नवंबर को लेंगे शपथ। 14 महीने का होगा कार्यकाल। और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी कम। विवेक विहार और आनंद विहार के पास हालात सबसे ज्यादा खराब। AQI 400 के पार। आरजेडी कांग्रेस के लिए छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। ड्रामा बना रखा है, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूँ। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए।
बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा, मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। ये लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा है। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। ये बड़ी लड़ाई है, ये कोई चिन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है। बेटा चिन्नू नाराज हो जाएगा, मुन्नू मर को हम जो है वोट दे देंगे। ये बिहार बनाने का चुनाव है। और अब बात करते कचहरी में पहली पेशी की। मेरे पीछे आप बिहार विधानसभा देख रहे हैं और सच कहें तो इसी विधानसभा में घुसने के लिए इस वक्त बिहार में जद्दोजहद चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जब चुनाव बिहार का है तो चुनाव सिनेमा जैसा होता है, जहां पर आपको हर रंग हर मजा जो है वो दिखाई पड़ता है। और आज इस सिनेमा में ट्रेलर की पहली पिक्चर जो है वो रिलीज की गई थी। पिक्चर में दोनों बड़े हीरो थे, एक तरफ एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ महागठबंधन से राहुल गांधी। प्रधानमंत्री जहां नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, उनके काम गिना रहे थे, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेर रहे थे। और राहुल जो नीतीश कुमार के गढ़ में थे, वो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। ओवैसी अमित शाह भी अपने अपने अंदाज में कह रहे थे। लेकिन आज कहानी दिलचस्प है। प्रधानमंत्री ने आज 100 मिनट का भाषण दिया। वो मुजफ्फरनगर गए, राहुल गांधी जो थे वो नीतीश कुमार के गढ़ में गए और गढ़ में घुसकर एक दूसरे के खिलाफ कैसे आज सियासी पारा बढ़ाया गया, कैसे इस विधानसभा में आने के लिए जनता को लुभाने के लिए आज बयानों के जरिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। हमें लगता है कि बिहार चुनाव को लेकर इस एब्सोल्यूट सिनेमा की इस पिक्चर में जो पहला ट्रेलर है उसकी एक झलक आज आपको हमारी कचहरी पटना स्पेशल पेशी में जरूर देखनी चाहिए। त्योहार के बाद बिहार चुनाव के प्रचार ने धार पकड़ ली है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार कैंपेनर्स ने भी जनता के लिए वादों की टोकरी सजाई, ताकत लगा दी। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में थे, 2 पब्लिक मीटिंग्स की। बिहार के लिए उनके दौरा में क्या था? छठी मैया, छठ गीत, महापर्व, आधी आबादी, सुशासन, भीम ऐप, कामदार, जीएसटी, विकास, रोजगार और महागठबंधन पर हमले। इसी तरह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीतीश के गढ़ नालंदा और फिर शेखपुरा में चुनावी रैलियां की। वो क्या वादे लेकर आए थे? किसान मजदूर, संविधान, जाति धर्म, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएम मोदी पर टिप्पणी, ऑपरेशन सिंदूर, वोट चोरी, छठी मैया, पेपर। लेकिन सबसे पहले वो बयान जो सियासी घमासान का केंद्र बना। छठी मैया के नाम पर आर पार राहुल ने 2 दिन में 2 बार छठी मैया और पीएम मोदी को लेकर बयान दिया। मोदी ने कैसे जवाब दिया, सुनिए। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार को आस्था, छठी मैया और बिहार के स्वाभिमान से जोड़ दिया। राहुल के बयान को अपमान बताया। वैसे नरेंद्र मोदी जब मुजफ्फरपुर में थे तो एक पब्लिक मीटिंग से 11 विधानसभा सीटों को एड्रेस किया, फिर छपरा गए तो 10 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। कुल मिलाकर करीब 100 मिनट बोले। राहुल की दोनों पब्लिक मीटिंग्स करीब 55 मिनट की रही। राहुल ने कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर किस तरह के और हमले किए ये भी आपको बताएं, लेकिन छठी मैया में मान अपमान के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बयान पर लालू का परिवार भी बढ़ता नजर आया। तेज प्रताप यादव ने राहुल पर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ लालू की बेटी रोहिणी और राबड़ी देवी के बयान भी थे। सुनिए। हम लोग से ज्यादा वो आस्था पालेंगे। कभी उनके घर में छठ हुआ है? हाँ, बचपन से हमारी माई छठ करती है। हाँ, पूरा बिहारी लोग छठ करता है। अच्छा, मतलब कोई आके बाहर से बिहार में आकर के बिहारिये को गाली दे के चल जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आया कि बिहारी यहाँ के भाई माताएं कैसे सुन ले रही हैं ये सब बात। मतलब वो आकर के बताएंगे हम लोग को कि छठ कैसे पूजा होता है। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? हम जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जुबानी जंग की तरफ लौटते हैं, क्योंकि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कई मुद्दों पर घेरा। राहुल गांधी ने बिहार में पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया, वो भी नए अंदाज में। शिक्षा का सेंटर था बिहार और नालंदा सेंटर था दुनिया के शिक्षा का। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है, पेपर लीक होता है। बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाखों रुपए लगते हैं और फिर क्या होता है? महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम से 1-2 दिन पहले जिनकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उनको पेपर मिल जाता है और बिहार का ईमानदार युवा देखता ही रह जाता है। यह आपकी सच्चाई है। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। राहुल गांधी बीते 2 दिनों से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले सितंबर में दिखाई दिए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस में डिफरेंसेस हैं, इसलिए साथ दिखना मजबूरी रहा। लेकिन राहुल ने रैली में नीतीश के साथ केंद्र सरकार को घेरा। मोदी का जवाब महागठबंधन के मैनिफेस्टो तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती।
जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो एक घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। राहुल गांधी के एक और बयान को बीजेपी ने इशू बनाया। राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपत्तिजनक कमेंट्स किए। इसी के जवाब में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के कैंपेन के तरीके पर भी सवाल दाग दिए। आपका अनुमोदन जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने, और चुनाव के मैदान में इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। अब सवाल जब चुनाव का हो तो नेता पूरी ताकत लगाते हैं। इस बार भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर और नालंदा के बाद शेखपुरा और छपरा में दोनों नेताओं ने फिर मोर्चा संभाला। बात दलित वोट बैंक से लेकर संविधान तक पहुंची। ये आजादी से पहले वाला हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां दलितों के पास, पिछड़ों के पास, अति पिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे। वैसा हिंदुस्तान ये फिर से चाहते हैं। वो आपका वोट छीनना चाहते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर छीनना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं, अस्पताल प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये पुराना जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, राजाओं का हिंदुस्तान, जहां जो भी करना चाहते थे ये लोग कर देते थे, वैसा हिंदुस्तान फिर से चाहते हैं। इसीलिए आपको अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करनी है। मिलकर हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, और इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के इन लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। जो लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी यहां आस्था के स्थलों का विकास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर दलित विरोधी होने का इल्जाम लगाया, माफिया राज की भी बात कही, और वोटिंग से ठीक पहले इस तरह के बयान फिर से सुर्खियां बनने लगे।
वैसे पीएम मोदी ने अपनी रैली में लोगों से अपील की, कहा जो लोग छठ पूजा के लिए आए हैं वो वोटिंग तक जरूर रुके, अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का धुआंधार राउंड आगे भी जारी रहेगा। लोग कह रहे हैं जब शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा। मुजफ्फरपुर की लीची खाए हैं आप? छपरा की टॉफी नहीं खाए हैं? देखिए, इसका जिक्र हम पटना में बैठ के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जब अपनी रैली में थे तब लीची और टॉफी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राहुल गांधी, तेजस्वी पर निशाना साधा। कहा देखिए, हम और नीतीश जी मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग खराब कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी तरफ मत जाइएगा, हमारी तरफ आइएगा। लेकिन इन सब के बीच में लीची और टॉफी का भी जिक्र हुआ। हमको लगा आप लोगों से पूछ लेते हैं। वैसे हमारी टीम ने लोगों से पूछा, आज इन रैलियों में जाकर हमारी टीम ने समझने की कोशिश की कि वो लोग जो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आए हैं वो क्या समझ रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, उनके दिल में क्या है। जरा आप भी सुन लीजिए। मंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, तो उन्हें सुनने के लिए उनके समर्थक, सपोर्टर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता तो मौजूद ही हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मौजूदगी कई मायने में अहम है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मौजूदगी सिर्फ मुजफ्फरपुर की विधानसभा सीट नहीं बल्कि इसके साथ साथ वैशाली और पूर्वी चंपारण पर भी ध्यान है और वहाँ पर भी मैसेजिंग की कोशिश है। आइए, मुझे कुछ महिलाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। ज्यादा जंगल राज के बारे में बोले हैं। जो पहले जंगल राज हुआ करता था वो मोदी जी ने और नीतीश जी ने मिलकर खत्म कर दिया। बिहार की जनता आज बहुत खुश है। बिहार फिर से जो रफ्तार पकड़ा है उसको आगे लेकर जाएगा। फिर से आपको अच्छा, वैसे महिलाओं को नीतीश जी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है। खासकर शराबबंदी को उन्होंने लागू किया राज्य में, तो महिलाओं के वोट उनको भर भर के मिलते हैं कहा जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार भी महिलाओं का साथ उनको मिलेगा? बिल्कुल, महिलाएं पूरी तरह से मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। बोलते हैं कि हम लोग नीतीश बाबू को लाएंगे बिहार में लाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे। गरीब के वो है, किस वजह से सहारा करते हैं? शिक्षा में सुधार है। मोदी जैसा नहीं मिलता कौन सारा कार, मोदी जैसा नहीं मिलता कौन सारा कार। घर घर में मोदी देलन नाल लगावाई मोर बहिनिया रे, तोरा होत जालयान मोर बहिनिया, तोरा होत जालयान मोर बहिनी। मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार, घर घर में मोदी देलन गहूम और चाउर मोर बहिनिया। दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया। मोदी जैसन नहीं मिलता कौनो सारा कार, मोदी जैसन नहीं मिलता कौनो सारा कार। घर घर में मोदी देलन लायन और गैस मोर बहिनी, दिहा मोदी जी के वोट मोर बहिनिया। 1000 रुपया मिला है, मोदी जी दिए हैं और हम लोग का गेहूं चाउर देते हैं खाने के लिए, हम लोग का नल जल दिए हैं पानी पीने के लिए, मोदी सरकार हम लोग का घर दिए हैं रहने के लिए। तेजस्वी जो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, उनका 15 साल उनका बाबूजी का राज था तो क्या दिए? किसी को बहू बेटी के वहाँ रेप करवाते थे, किडनैप करवाते थे, कभी शौचालय नहीं दिए, जंगल राज बनाकर लोग को बहू बेटी को उठवाते थे। चाहे लोगवा भाला काहे, चाहे लोगवा बुरा काहे, गाम नाई के हो भैया, गाम नाई के। दिया नीतीश जी के वोट कोई डर नाई के। अभी बहिनिया को सुन के आपको एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में जनता जो है वो वोकल है, खुल कर कहती है। मतलब आप बिहार में मुंह पे माइक लगाएंगे तो बता देगी आपको कि वो किसको सपोर्ट कर रही है। समाज और जात को लेकर बड़ा क्लियर हिसाब किताब मामला। हालांकि बिहार में चुनाव 2 तरह का होता है, एक जात के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। और धर्म में मुसलमानों को लेकर इस बार रोचकता ज्यादा है, क्योंकि इस बार मुसलमानों के वोट पर कंपटीशन बढ़ गया है। पीके अपना दावा कर रहे हैं, जेडीयू अपना दावा कर रही है, तेजस्वी अपना दावा कर रहे हैं और हैदराबाद वाले ओवैसी जो हैं वो भी दावा कर रहे हैं। और हमको लगा जब सब दावा कर रहे हैं तो आइए हम और आप मिलकर समझ लेते हैं
कि वो 51 सीटें जहां पर सीधे सीधे एम फैक्टर का बड़ा असर है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किधर जा रहे हैं, सियासी बयानबाजियों के बीच उनके दिल में किसके लिए कुछ कुछ हो रहा है, देखिए आप इस पेशी में। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है, किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? अपरंपार है बिहार चुनाव में सियासत के स्लॉग ओवर की महीने। मुद्दों के ज्वार के बीच सबसे बड़ा मुद्दा मजहब है, जाति है, धर्म। बिहार में सियासतदान जाति धर्म को वोट के तराजू पर ऐसे ही नहीं तौलते। इस वोट साधना के मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं। वजह है बिहार की वो 51 मुस्लिम बहुल सीटें जिनके हाथ में तख्ताए पटना की चाबी। इसलिए फर्स्ट राउंड से पहले बिहार में जाति धर्म की सियासत को धार लगाई जा रही है। हैदराबाद के बैरिस्टर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार को इन्हीं मुद्दों पर साधने निकले। उनका ये बयान खासा चर्चा में। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर VIP पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। VIP ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब अच्छे से जानते हैं कि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट जिस भी पाले में जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। उधर 16 अक्टूबर से CM योगी बिहार में NDA के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने उनकी हिंदुत्व छवि को भुनाने के लिए बिहार में भी स्टार प्रचारक बनकर उतारा। योगी 16 अक्टूबर से अब तक पटना, सहरसा, सीवान, भोजपुर, बक्सर में रैलियां कर चुके हैं। ये मैसेज दे चुके हैं कि NDA के एजेंडे में जाति धर्म की जगह विकास का विजन है, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देना भी जानते हैं। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। अब बिहार में एक अजीब बात, जिन मुस्लिम मतों के बूते ओवैसी तख्ताए पटना पर पतंग का परचम फहराने निकले, बिहार की उन 51 मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर बीजेपी हमेशा लीड लेती आई। अगर वो 2 करोड़ 75 लाख लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपए। 8,28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है? सालाना 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा? पैसा तो झाड़ पे नहीं उठता ना। तो तेजस्वी बोले गए वैसी भड़काऊ भाषण देता हो, टट्टी है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे? सवाल है इस बार ओवैसी के निशाने पर तेजस्वी क्यों है? यानी ओवैसी वहां चोट करना चाहते हैं जहां तेजस्वी और उनके वोट बैंक को, यानी MY वाले समीकरण को सबसे ज्यादा दर्द, क्योंकि बिहार के 7 जिलों में 20% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की। 2020 के बिहार विधानसभा नतीजों पर गौर करें तो इन 51 मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, JDU को 10, जबकि AIMIM को 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था, वहीं RJD 4, CPI-ML को 2, VIP के खाते में 2 सीटें गई थी। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो,
आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। 2020 में बीजेपी और इसके सहयोगियों ने 51 मुस्लिम बहुल सीटों में से 35 पर जीत दर्ज की, यानी एनडीए का स्ट्राइक रेट करीब 70% रहा। बीजेपी को भरोसा है अब की बार भी बिहार में फिर वही चमत्कार होने जा रहा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू, राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। वैसे बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई नहीं है। बिहार चुनाव में जो मुस्लिम बहुल 51 सीटें गेम चेंजर मानी जाती हैं, 2010 में भी उन सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे हाई रहा था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुस्लिम बहुल 51 सीटों में से बीजेपी की जीत का कमल 27 सीटों पर खिला था। जेडीयू के खाते में 13 सीट, कांग्रेस को 3, आरजेडी को 2, जबकि एलजेपी-आर ने 2 सीट पर जीत का स्वाद चखा था। वहीं 2 सीट अन्य के खाते में गई थी। पिछले नतीजों से गदगद बीजेपी इसकी थ्योरी बीजेपी को समझा रही है। बिहार के मतदाताओं को ये ध्यान में रहे कि यहाँ गुंडा राज चलेगा चलेगा चलेगा। ये तो आप है जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जंगल राज की समाप्ति की और विकास के सुशासन राज को आपने स्थापित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अब वो सीटें भी जान लीजिए जहां भाईजान गेम चेंजर है। ये सीटें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण तक फैली है। बिहार में किशनगंज इकलौती वो सीट है जहां मुस्लिम आबादी 68% से ज्यादा है। अब बिहार में सत्ता का ओट किस करवट बैठेगा, ये नतीजे बताएंगे। अब मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद वाला क्यों नहीं बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं बयानों के जरिए मुसलमानों के मन में ख्याल डाल रहे हैं। वैसे अब से थोड़ी देर पहले ओवैसी बिहार के अमौर में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और उस पब्लिक मीटिंग में वक्फ बिल से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक का जिक्र उन्होंने किया। क्या कह रहे थे भाईजान, सुनिए जरा आप। हमारी मजहबी तशक्कुस को, हमारी मजहबी शनाख्त को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। जो पार्टी आज नीतीश कुमार का निशान लेकर आ रही है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब, क्या तुम इस वक्फ कानून की ताईद में वोट हासिल करने आए हो क्या? मैं आज सीमांचल और अमूर में खड़े होकर बेबाकी के साथ कह रहा हूं कि मैं अमूर की जनता से कह रहा हूं कि वक्फ के कानून के खिलाफ तुमको वोट देना पड़ेगा। ये मामला अख्तर ईमान का नहीं है, ये मामला वक्फ की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शराफ को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो 2 खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं। मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान कर रहा है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांट कर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं। तमूर की जनता एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती है और एक काला कानून उन्होंने बना दिया।
तो वैसी साहब को सुना आपने और आपको समझ में आया होगा कि एक रेस लगी है बयानबाजियों के दौर की। रेस लगी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बम फोड़ने की। वैसे बम फोड़ने की तैयारी रशिया भी कर रहा है, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर एक्टिव प्रोग्राम जो है लगातार बढ़ा रहा है। अब टॉर्पीडो लेकर आया है जो अपने आप में गेम चेंजर है। मानो रशिया संदेश दे रहा है अमेरिका को कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, हमको तुम धमका नहीं पाओगे। और ये रेस न्यूक्लियर वॉर की क्या दुनिया को तबाही की तरफ भेजेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अब आप दोबारा से परमाणु परीक्षण शुरू कीजिए। और फिलहाल रशिया जो है वो परमाणु परीक्षण की रेस में अमेरिका से कहीं ज्यादा आगे। जहां अमेरिका के पास 3700 परमाणु हथियार है तो रशिया के पास 4300 से ज्यादा। सवाल यह है कि क्या दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रही है ये रूस और अमेरिका के परमाणु परीक्षण, शक्ति परीक्षण की तैयारियां? रूस की दुनिया को नॉन स्टॉप न्यूक्लियर वॉर, सबसे विनाशक न्यूक्लियर टॉर्पीडो का टेस्ट, पुतिन के वंडर वेपन से दुश्मनों में डर। रूस ने एक ऐसे हथियार का सफल टेस्ट किया है जो अकेले दम पर सुनामी जैसी तबाही ला सकता है। उसकी एक दहाड़ से सभी के सभी तटीय देश बर्बाद हो सकते हैं, ऐसा दावा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि रशिया ने पोसाइडन नाम की न्यूक्लियर से लैस सुपर टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया, जो एक अंडर वाटर ड्रोन। पुतिन के मुताबिक पोसाइडन में न केवल लॉन्च इंजन था, बल्कि इसमें लगी न्यूक्लियर पावर यूनिट ने भी काम किया। Yesterday we conducted another test of another promising system. This is the Poseidon unmanned underwater vehicle, also with a nuclear propulsion system. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन युद्ध में घायल सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये जानकारी दी। कहा कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा हथियार नहीं। पोसाइडन को लेकर पुतिन का ये भी दावा है कि इसकी ताकत रूस के बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सरमट से भी ज्यादा है। The Poseidon's power significantly exceeds that of even our most advanced intercontinental range missile, the Sarmat. There is no missile like the Sarmat in the world. It's not yet deployed in Russia, but it will be soon. But the Poseidon is significantly more powerful than the Sarmat. Furthermore, the speed and depth of this unmanned aerial vehicle are unmatched in the world. पोसाइडन की खासियत ये है कि इसके अंदर खुद की न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट लगी, जिसकी वजह से फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। पोसाइडन कितनी विनाशकारी है वो इस बात से समझ लीजिए कि इसके विस्फोट से 500 मीटर तक ऊंची रेडियोधर्मी लहरें उठ सकती हैं, जो तटीय शहरों को समुद्र में डुबा देंगी और सदियों तक रेडिएशन फैलाएंगी। परमाणु इंजन के कारण इसकी रेंज लगभग असीमित है। ये महासागरों को पार कर किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता है। पोसाइडन पानी के अंदर करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और 3000 फीट की गहराई तक जा सकता है, जहां ज्यादातर सोनार सिस्टम और मिसाइलें नहीं पहुंच पाती। पोसाइडन में 2 से 100 मेगाटन तक का परमाणु वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसे रूस की खास परमाणु पनडुब्बियों जैसे K329 बेलगोरोड से लॉन्च किया जाता है। पुतिन ने इस वंडर न्यूक्लियर वेपन को लेकर दावा किया कि इसे किसी भी तरह से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि आखिर एक हफ्ते में 4 न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के पीछे पुतिन का इरादा क्या है? पुतिन किसे चेतावनी देना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले रशिया ने 24 अक्टूबर को सिनेमा मिसाइल का परीक्षण किया, जो कहर ढा सकती है। 23 अक्टूबर को यार्स ICBM का परीक्षण किया, जो पूरे यूरोप में तूफान ला सकती है। और 21 अक्टूबर को पूरे वेस्टनिक वंडर वेपन का परीक्षण, जो करीब 15 घंटे आसमान में रह सकती है। осуществить. Но тем не менее, ключевые задачи сейчас они достигнуты, насколько я понимаю, и хотел бы услышать мнение начальника генерального штаба. Товарищ Верховный командующий, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел. अब सवाल है कि रशिया आखिर एक के बाद एक परीक्षण करके क्या संदेश देना चाहता है।
दरअसल अमेरिका और रूस के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। नई नई रणनीति बनाने के साथ ही दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर भी होड़ लगी रहती है। 21 अक्टूबर को जब रशिया ने पूर्वस्तिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण पूरा किया, तब भी ट्रंप ने कहा था कि पुतिन को इस परीक्षण के बजाय यूक्रेन से युद्ध रोकने पर ध्यान देना चाहिए। और अब खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए पेंटागन को फौरन न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया। ये घोषणा जापान के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अहम मुलाकात से ठीक पहले आई। ट्रंप को डर है कि अगले 5 सालों में कहीं न्यूक्लियर हथियारों के मामले में रूस और चीन अमेरिका को पीछे न छोड़ दे। यही वजह है कि अमेरिका अब 1992 के बाद पहली बार न्यूक्लियर टेस्टिंग को फिर से शुरू करेगा। We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years. Too many. And we are talking about de-escalation. That's already being talked about. दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु बम, जिसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल। इस समय दुनिया के कुल परमाणु बमों की संख्या 13,000 के आसपास है, जबकि कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर में परमाणु बमों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। लेकिन अब अमेरिका और रूस के ताजा कदम से एक बार फिर से दुनिया में परमाणु रेस शुरू हो सकती है।